हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी की। हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी किसको बोलेंगे? ठीक है, तो जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज देखते हैं तो उसमें कुछ रिएक्शंस आते हैं लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहाँ पर हमको चाहिए क्या? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हमको जानने के लिए क्या देखना होगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी किसको बोलते हैं? ठीक है, तो सपोज हमारे पास कोई ऑर्डिनरी लाइट है, ये कोई ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रहा है, ठीक है। आगे इसको हम लोग पास कराते हैं निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म से, इस प्रिज्म को बोलते हैं हम लोग क्या? निकोल प्रिज्म, जो कैल्साइट क्रिस्टल से फॉर्म होता है और दो प्रिज्म को एक करके बनाया गया है, इस शेप में होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? निकोल प्रिज्म, ठीक है। तो जब भी कोई ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स निकोल प्रिज्म से पास होता है तो ये निकोल प्रिज्म क्या करता है कि इस ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? PPL, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। जब भी ऑर्डिनरी कोई लाइट का हम लोग सोर्स लेंगे, इसको निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये इसको किस में प्रोड्यूस कर देता है? PPL में, ठीक है। PPL जो होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है। तो निकोल प्रिज्म का मेन वर्क होता है PPL का फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग आगे पास करते हैं एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से, ठीक है। सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, इस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करते हैं तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है PPL, ठीक है, ये दो अलग टाइप से डिवाइड हो जाता है। किस किस टाइप में? या तो ये प्लेन को रोटेट कर देगा क्लॉकवाइज, या तो प्लेन को रोटेट कर देगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। PPL जो होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। PPL किसको बोलेंगे? जिसमें लाइट का डायरेक्शन एक ही प्लेन में होगा, ठीक है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका डायरेक्शन ऊपर साइड रहेगा, अगर नीचे आ रहा है तो इसका डायरेक्शन नीचे साइड ही रहेगा, ठीक है। जब भी हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो PPL रहेगा वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, चाहे तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, ठीक है। तो इसका मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसका डायरेक्शन एक ही प्लेन में होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं PPL। अब इस PPL को जब हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास कराते हैं, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशन क्या करता है? इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के मूवमेंट को चेंज कर देता है, या तो उसको क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट कर देगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट कर देगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ये जो सॉल्यूशन है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज में रोटेट कर दे रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहा है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ये जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशन दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। ये होता है क्या? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक। अब यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज दैट मीन्स जो वॉच का डायरेक्शन होता है उसके डायरेक्शन में अगर रोटेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं D, या इसी को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लीवो रोटेटरी, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो को हम लोग D से डिनोट करते हैं और लीवो को L से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। हमारा सेकेंड पॉइंट है मॉलिक्यूलर सिमेट्री एंड असिमेट्री,
मॉलिक्यूलर सिमेट्री एंड मॉलिक्यूलर असिमेट्री। ठीक है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री किसको बोलेंगे और मॉलिक्यूलर असिमेट्री किसको बोलेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर सिमेट्री और असिमेट्री ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सिमेट्री के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास कार्बन है, हम लोग कार्बन ही क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड देखना है, क्योंकि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है वो जनरली किस में पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन हमारा एलिमेंट कौन होता है, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी होती है, अगर टेट्रा वैलेंसी को सेम टाइप के कंपाउंड सेटिस्फाइड करते हैं, सेम टाइप दैट मीन्स लाइक यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर जो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है उसको सेम टाइप के एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड कोई भी हो सकता है, सेम टाइप के कोई भी स्पीसीज अगर उसको सेटिस्फाइड कर रहा है कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सिमेट्री या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर सिमेट्री या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे क्या, सिमेट्रिकल कार्बन, सिमेट्रिकल कार्बन। ठीक है, क्या है एक बार और देख लेते हैं कि जो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, इस कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को अगर सेम टाइप के स्पीसीज सेटिस्फाइड करते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर सिमेट्री या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये कार्बन क्या है, सिमेट्री शो कर रहा है क्योंकि इसमें सेम टाइप के कंपाउंड एटम्स या एलिमेंट्स अटैच हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सिमेट्रिकल कार्बन। ठीक है, एक दूसरा होता है क्या, सपोज हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर ये मान के चलो जुड़ा है क्लोरीन से, यहाँ पर अटैच हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर C2H5। इस टाइप का भी कंपाउंड हो सकता है जिसमें कार्बन की टेट्रा वैलेंसी, जो इसकी 4 वैलेंसीज होती हैं, वो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज से अगर सेटिस्फाइड होती है, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर असिमेट्री, मॉलिक्यूलर असिमेट्री। ठीक है, मॉलिक्यूलर असिमेट्री या असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और इस टाइप के कार्बन को बोलते हैं असिमेट्रिक या असिमेट्रिकल कार्बन। ठीक है, ये होता है क्या, मॉलिक्यूलर असिमेट्री एंड मॉलिक्यूलर सिमेट्री, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल और असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो प्रोसीजर होता है, ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ मॉलिक्यूलर असिमेट्री कंपाउंड्स ही शो करते हैं। जहाँ पर असिमेट्रिकल कार्बन होता है, असिमेट्रिकल जब कार्बन होता है तभी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, अदरवाइज ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होता। ठीक है, मीन्स जो असिमेट्रिक कार्बन होगा, असिमेट्रिक कार्बन ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, और जिसमें सिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हो, जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो, ये होता है क्या, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ये होता है हमारा मॉलिक्यूलर सिमेट्री और मॉलिक्यूलर असिमेट्री। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है किरैलिटी एंड एक्यूरेलिटी। ठीक है, किरैलिटी और एक्यूरेलिटी ये मॉलिक्यूलर सिमेट्रिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर असिमेट्रिक कंपाउंड के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, लाइक हम लोग एग्जांपल क्या लिए थे, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब एक हम लोग डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, क्या, कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर C2H5। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असिमेट्रिकल कार्बन या असिमेट्रिकल कंपाउंड, और ये होता है क्या, सिमेट्रिकल कार्बन और सिमेट्रिकल कंपाउंड। ठीक है, तो जो किरैलिटी और एक्यूरेलिटी का प्रोसेस होता है उसमें हम लोग को मेनली देखना होता है क्या, मिरर इमेज को। किस में देखना रहता है, मिरर इमेज में। सपोज ये हमारे पास कोई मिरर है, अब इस कंपाउंड को हम लोग इसके सामने रखेंगे तो ये जस्ट इसके अपोजिट दिखेगा। यहाँ पर क्लोरीन इस साइड है, वो इस साइड आ जाएगा, मीन्स किस टाइप से फॉर्म होगा, इस टाइप से, क्लोरीन, कार्बन, CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर C2H5। ठीक है, इस टाइप से हमको दिखने लगेगा। मीन्स जैसे हम लोग हमारे हैंड को देखते हैं, हैंड को हम लोग मिरर के सामने लाते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड जो होता है वो राइट हैंड के जैसे दिखाई देता है।
ठीक है। और उसी तरह अगर हम लोग अल्फ़ाबेट का कोई लेटर लेते हैं लाइक ए, ये जो होता है हमको उसको मिरर के सामने देखेंगे तो आगे पीछे दोनों साइड से वो सेम टाइप का ही दिखाई देता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होते हैं। तो अगर मिरर के सामने हम लोग कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखते हैं, ठीक है, तो उसका मिरर इमेज कुछ दूसरा फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर इसका अगर हम लोग मिरर इमेज फॉर्म करेंगे तो सेम टाइप का फॉर्म होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक कार्बन है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में जिसमें मिरर इमेज डिफरेंट टाइप का हो और इसमें मिरर इमेज सेम टाइप का हो, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या, ओवरलैपिंग को या सुपर इम्पोजिबिलिटी को। सुपर इम्पोज होने का दैट मतलब होता है क्या, कि कोई कंपाउंड जाके अपने मिरर इमेज पर फिट हो जाए, ओवरलैप हो जाए, ठीक है। ओवरलैप हो जाए मतलब इसको अगर हम लोग उठा के यहाँ पर रखेंगे तो इसमें फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। इस कंपाउंड को हम लोग उठाएंगे और उठा के इसमें अगर हम लोग रखेंगे, कब, मिरर इमेज में, तो फिट हो जाना चाहिए। बट ये फिट नहीं होगा, क्यों, इसको मैं उठाऊँ यहाँ पर रख दूँ तो क्लोरीन इस साइड हो रहा है, इसका क्लोरीन इस साइड हो रहा है, ये फिट नहीं होगा। फिट नहीं हो रहा है दैट मीन्स ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉट सुपर इम्पोजेबल ना, नॉट सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। बट इस कंपाउंड को अगर हम लोग देखें, इस कंपाउंड को अगर मैं इससे उठा के यहाँ पर रख दूँ तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा, सुपर इम्पोजेबल, और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। ये दो कंडीशन हमारे पास आते हैं कि अगर हम लोग सिमेट्रिक मॉलिक्यूल को देखते हैं तो इस कंपाउंड को मिरर इमेज पर हम लोग ओवरलैप कर सकते हैं। ओवरलैप दैट मीन्स उसको हम लोग वहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली अगर इसको मैं उठा के यहाँ पर रख दूँ तो ये फिट हो जाएगा, मीन्स अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जा रहा है। बट ये कंपाउंड जो है जिसमें असिमेट्रिकल कार्बन या असिमेट्रिकल कंपाउंड जो होते हैं वो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होते, ठीक है। तो जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होते, अपने मिरर इमेज पर ओवरलैप नहीं होते, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या, कीरेल कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कीरेल कंपाउंड। और यहाँ पर कार्बन है तो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं क्या, कीरेल कार्बन, ठीक है, कीरेल कार्बन। अब कीरेल कार्बन है, कीरेल मॉलिक्यूल है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये ऐसी एबिलिटी शो करते हैं कि अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होते। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, कीरैलिटी। क्या बोलते हैं, कीरैलिटी, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है इसमें, ये क्या होता है कि अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्यूरेल कंपाउंड। और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है, एक्यूरेलिटी, एक्यूरेलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें एक कंडीशन होता है कि जो कीरेल कार्बन होते हैं या कीरैलिटी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें डायरेक्टली अगर इसको हम लोग उठा के यहाँ पर रखें तो ये सुपर इम्पोज नहीं होता। बट इसको अगर मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूँ, 180 डिग्री अगर हम लोग इसको रोटेट कर देते हैं तो ये सुपर इम्पोज हो जाता है। लाइक इसको हम लोग को 180 डिग्री रोटेट करना है, मतलब इसको हमको रोटेट करके यहाँ पर फिट कर देना है। तो अगर इसको हम लोग रोटेट करेंगे तो क्लोरीन इस साइड आ जाएगा, CH3 इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो ये जब नॉर्मल कंडीशन में देखा जाता है तो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होते। बट उसको अगर हम लोग 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका एक कंडीशन होता है। ये होता है हमारा क्या, कीरैलिटी एंड एक्यूरेलिटी। और जो कीरैलिटी होती है, जो कायरल कार्बन होता है, ये सिर्फ असिमेट्रिकल कंपाउंड्स में ही पाया जाता है, ठीक है। असिमेट्रिकल कंपाउंड्स में ही ऑप्टिकल एक्टिविटी भी होती है और असिमेट्रिकल कंपाउंड्स में ही कीरैलिटी भी होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट एक पॉइंट पे जाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन। कि हम लोग रिटेंशन प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होता है और रेसिमाइजेशन का प्रोसीजर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट रिटेंशन। सपोज हमारे पास कोई कंपाउंड है लाइक CHCl, C2H5 एंड CH3, ठीक है। इस टाइप का कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हम लोग कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड करते हैं, लाइक वो सब्सटेंस है X, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्लोरीन जो है, यहाँ पर हम लोग इस क्लोरीन को हटा के कोई दूसरा हैलाइड ग्रुप यहाँ पर अटैच करना चाहेंगे, ठीक है। हैलाइड ग्रुप हो सकता है और
जरूरी नहीं है कि ये हैलाइड ग्रुप ही हो, ठीक है। सपोज कि एक्स कोई सब्सटेंस है मान लेते हैं, ठीक है, कि एक्स कोई सब्सटेंस है जिसको हमको यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। अब यहाँ से भी एक प्रोडक्ट बनेगा। सपोज यहाँ पर एक्स कोई सब्सटेंस है जिसको हमको ऐड करना है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हम लोग इसको अटैच करते हैं तो ये जो एक्स है अगर वो फ्रंट से अटैक करेगा, फ्रंट दैट मीन्स यहाँ से, यहाँ पर हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं तो इस फ्रंट पार्ट से अगर उसको अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है, फ्रंट पार्ट से अटैक करेगा तो फॉर्म क्या होगा, CH3 C, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर आ जाएगा क्या, X, ठीक। यहाँ से क्लोरीन रिलीज हो जाएगा, क्लोरीन माइनस चार्ज, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो क्या असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इस असिमेट्रिक मॉलिक्यूल में सपोज कोई दूसरा सब्सटेंस है X जो ऐड हो रहा है, ठीक है। सपोज कि ये सब्सटेंस यहाँ पर फ्रंट से अटैक करता है, ठीक है, फ्रंट से अटैक करेगा तो यहाँ पर क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और उसके प्लेस पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फ्रंट से अटैक करता है तो हमारे पास फॉर्म क्या होता है, CH3C का CH3C है, H C2H5 का C2H5 है। यहाँ पर जो X है ये क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया और क्लोरीन के प्लेस पे जाके अटैच हो जाता है, X अटैच हो गया और क्लोरीन माइनस चार्ज जो है वो रिलीज हो गए, ठीक है। अब एक हमारा और प्रोडक्ट फॉर्म होता है अगर वो बैक अटैक करता है, ठीक है। ये तो कहाँ से अटैक किया था, फ्रंट अटैक कर रहा है, अगर ये इस साइड से अटैक करेगा यहाँ से, ठीक है। अभी अटैक कैसे करेगा, ये एक्स यहाँ पर CH3 से अटैच नहीं होगा, ये अटैक करेगा कहाँ पर, क्लोरीन के पास ही जाके अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है वो लिविंग ग्रुप है, इस कंपाउंड से क्लोरीन जो है वो लीव हो सकता है, निकल सकता है, तो ये बैक से अटैक करेगा, ठीक है। तो ये बैक से अटैक करेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है वो क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, इसी को ही ये कंपाउंड निकाल सकेगा, ठीक है। कब के कंडीशन पे, जब ये कंपाउंड स्ट्रॉन्ग रहेगा क्लोरीन से, ठीक है। अगर ये कंपाउंड क्लोरीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तब ये अटैक करेगा और क्लोरीन को निकाल लेगा, बट यहाँ पर जो अटैक होता है वो क्लोरीन को ही निकालता है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, आसानी से निकल सकता है। क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उसको लेके रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर कार्बन CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर X, ये कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। अगर फ्रंट से अटैक करता है तो जहाँ पर क्लोरीन है क्लोरीन को रिप्लेस करके वहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर ये बैक अटैक करता है, ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसमें यहाँ पर ये बैक अटैक करता है, पीछे से ये जाएगा और क्लोरीन को निकाल देगा, तो फॉर्म होगा क्या, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। अगर फ्रंट अटैक करता है और ये अगर कंपाउंड फॉर्म होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिटेंशन प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर बैक अटैक होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर ये कंपाउंड फ्रंट से अटैक करता है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिटेंशन। ओनली इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्टली इसको अटैक किया और क्लोरीन को निकाल दिया और उसके प्लेस पे जाके खुद जुड़ गया, ठीक है। इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे क्या, रिटेंशन प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर तो बैक अटैक किया है, पीछे से ये जाके अटैक करता है और अटैक करने के बाद क्लोरीन को यहाँ से रिलीज़ कर देता है और उसके प्लेस पे जाके जुड़ जाता है, तो इस टाइप का कंपाउंड बनेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। रिटेंशन दैट मीन्स यहाँ पर ये इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, लेकिन इन्वर्जन मतलब वो उसके पूरे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देगा, ठीक है, उसके अपोजिट साइड में उसको रोटेट कर देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट और इसको बोलेंगे क्या, इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्जन जो प्रोडक्ट हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, सेम यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पर C2H5, यहाँ भी C2H5, यहाँ पर X और यहाँ पर X, ठीक है। अगर मैं इसको सामने में रखूँ और इसको देखूँ, अभी बीच के कंपाउंड को हम लोग छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिखाई देंगे, ठीक है। अब मिरर इमेज है उसका मतलब क्या है, इस कंपाउंड को अगर इसमें हम लोग सुपर इम्पोज करना चाहेंगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, बट इसको अगर हम लोग 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो इस पर सुपर इम्पोज हो जाएगा,
ठीक है। तो जो इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट होते हैं वो इनैंसियोमर होते हैं। क्या होते हैं? इनैंसियोमर। ठीक है। इनैंसियोमर का मतलब होता है आइसोमर। आइसोमर दैट मीन्स जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है, इसका भी मॉलिकुलर फार्मूला वही है, इसका भी मॉलिकुलर फार्मूला वही है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। ठीक है। उसी को अगर हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी में देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इनैंसियोमर। ठीक है। ये इनैंसियोमर है किसका? ये कंपाउंड इसका इनैंसियोमर है, ये कंपाउंड इसका इनैंसियोमर है। मतलब इन्वर्जन और रिटेंशन जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक दूसरे के इनैंसियोमर होते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर आता है कौन सा? रेसिमाइजेशन का। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट, सपोज कि इन्वर्जन प्रोडक्ट है ए और रिटेंशन प्रोडक्ट है बी। ठीक है। तो जब हम लोग ए और बी को ऐड कर देते हैं, ए और बी को ऐड कर देते हैं तो प्लस होता है कि हमारा ए प्लस बी एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है। इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट को हम लोग इनैंसियोमर बोलते हैं, और दो इनैंसियोमर का जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है। ये एक इनैंसियोमर है, ये एक इनैंसियोमर है, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, यहाँ पर ए आया, यहाँ पर बी आया, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक किए और फॉर्म हुआ क्या? ए प्लस बी। ठीक है। तो ये ए प्लस बी जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रेसिमिक मिक्सचर। मिक्सचर क्यों बोले? क्योंकि ये दो इनैंसियोमर का मिक्सचर है। ठीक है। दो इनैंसियोमर के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है। अब रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होने का जो प्रोसीजर है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रेसिमाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। ठीक है। यहाँ पर ए एक इनैंसियोमर है, बी एक इनैंसियोमर है, दोनों इनैंसियोमर जब एक दूसरे को अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद एक मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, इस मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ टू इनैंसियोमर। दो इनैंसियोमर का मिक्सचर क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होने का जो प्रोसीजर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रेसिमाइजेशन। ठीक है। यहाँ पर ये ए और बी दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं और मिलने के बाद फॉर्म कर रहे हैं क्या? मिक्सर, रेसिमिक मिक्सर। तो इसको फॉर्म करने का जो प्रोसीजर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रेसिमाइजेशन। ठीक है। ये यहाँ पर इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट दोनों जब ऐड होते हैं, ऐड होने के बाद रेसिमिक मिक्सर का फॉर्म करते हैं, इस फॉर्म होने का जो प्रोसीजर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ठीक है। ये थे क्या हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। जो आगे हमको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स पढ़ेंगे तो उसमें आगे हम लोग को पता चलेगा कि फ्रंट अटैक कैसे करता है, बैक अटैक कैसे करता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट कैसे बनता है और रिटेंशन प्रोडक्ट कैसे बनता है। इसलिए हम लोग इसको पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आगे इसके थ्रू हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स को भी समझेंगे। ठीक है। थैंक यू।